प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का हम लोग दीप प्रोजेक्ट के तहत जारी किए गए मॉडल प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। सेट 1 सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। सेट 3 के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर को देखेंगे, जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑफिशियल दीप प्रोजेक्ट के तहत जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन है। तो देर न करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 39 नंबर क्वेश्चन है, स्थानापन्न वस्तु तथा पूरक वस्तु में क्या अंतर है। स्थानापन्न वस्तु मतलब होता है कि उस वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। जैसे अगर आपके पास कॉलगेट लेने गए, कॉलगेट पेस्ट, और वो आपको दुकान में नहीं मिला तो आप उसके जगह पेप्सोडेंट ले लीजिएगा, तो वो स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। और पूरक वस्तु होगा, एक वस्तु के बिना दूसरा वस्तु का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कार ले लिया और उसमें पेट्रोल नहीं अगर हम भराते हैं तो कार का यूज नहीं हो पाएगा, तो ये आपका पूरक वस्तु कहलाएगा। तो यहाँ पर किताबी भाषा में हम लोग देखते हैं स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती है, जैसे चाय और कॉफ़ी, चावल और रोटी। जबकि पूरक वस्तु जो है वो क्या है, तो पूरक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक साथ होता है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही। अगला क्वेश्चन है पूर्ति के नियम को समझाएं। पूर्ति का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ती है, और मूल्य जब घटता है तो पूर्ति भी घटती है। इसी को हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं। किताबी भाषा में लिखा हुआ है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की गई मात्रा बढ़ जाती है, और कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। जैसे यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं, जब वस्तु का दाम है 10 रुपया, पी एक्स हो गया वस्तु का दाम और एस एक्स हो गया वस्तु की पूर्ति। 10 रुपया पर 100 पूर्ति हो रही है। जब दाम बढ़कर 11 हो गया तो पूर्ति बढ़कर 100 से 200 हो गया। फिर मूल्य 11 से 12 हुआ, पूर्ति 200 से बढ़कर 300 हो गया। तो तालिका से ज्ञात होता है कि जब वस्तु की अपनी कीमत 10 से बढ़कर 11 हो जाती है तो पूर्ति की गई मात्रा 100 इकाइयों से बढ़कर 200 इकाइयाँ हो जाती है। इसी तरह कीमत के 11 से बढ़कर 12 होने पर यह 200 इकाई से बढ़कर 300 इकाइयाँ हो जाती है। इसका अर्थ है कि वस्तु की अपनी कीमत तथा इसकी पूर्ति के लिए मात्रा में धनात्मक संबंध है। इसे हम रेखा चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। कहने मतलब है कि जब मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है मूल्य और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध है, और इसका जो वक्र होगा वो नीचे से ऊपर दाहिनी हो जाएगा। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, एस एस वक्र जो है वो पूर्ति रेखा है जो नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ रही है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब कीमत ओपी है तो पूर्ति कितना हो रहा है, ओक्यू हो रहा है। कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो जाती है, मतलब इतना मूल्य बढ़ जाता है तो पूर्ति ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो जाता है, मतलब इतना पूर्ति बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ने से पूर्ति भी बढ़ रहा है। और इस बिंदु को अगर हम लोग मिलाएंगे, मूल्य और पूर्ति का बिंदु को, जैसे मान लिया मूल्य यहाँ से यहाँ है, यहाँ बिंदु लगा, फिर यहाँ लगा, इसको जब हम मिलाएंगे तो एस एस वक्र प्राप्त हो जाएगा, पूर्ति वक्र को बताएगा। तो पूर्ति वक्र एस एस का ढाल ऊपर से नीचे की ओर प्रकट करता है कि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, और जब कीमत ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो जाती है तो पूर्ति की गई मात्रा ओक्यू से बढ़कर ओक्यू 1 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत, मतलब अल्पकालीन सीमांत लागत शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो यू आकार की होती है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा दिए गए कारक मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इसमें वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र यू आकार का होता है। कहने मतलब है, शुरू में लागत कम लगता है, लागत क्या होता है, घटता है और उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर स्थिर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, लागत बढ़ने लगता है और उत्पादन घटने लगता है। तो हमको ये क्या नज़र आएगा, यू आकार का नज़र आएगा।
तो इस चित्र में हम लोग देख सकते हैं ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र है जो हमको यू आकार का नजर आ रहा है। जैसे अगर कोयला का खदान मिला है तो शुरू में क्या होगा, कोयला ऊपर में ही रहेगा तो हमको लागत कम लगेगा और उत्पादन मतलब कोयला हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, तो लागत घट रहा है। उसके बाद गहराई में जैसे जैसे जाएंगे जितना हम साधन लगाएंगे उतना ही उत्पादन होगा, मतलब यहाँ स्थिर हो जाएगा। उसके बाद और गहराई में जाएंगे, कोयला वहाँ ख़त्म होने के कगार पर है, उसके बाद आपका गहराई में जाने के लिए लागत बढ़ेगा लेकिन कोयला जो है वो कम मिलेगा, आपको कम उत्पादन होगा, तो इसलिए लागत बढ़ने लगता है। और एक तरह से ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का नजर आता है। अगला है व्यावसायिक बैंक तथा केंद्रीय बैंक में अंतर करें। बहुत हिट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। तो अंतर का पहले हम लोग आधार देखें तो अर्थ। केंद्रीय बैंक क्या है, तो केंद्रीय बैंक जो है, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहते हैं जो देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन करती है और निर्देश देती है। मतलब केंद्रीय बैंक सब बैंक का मालिक होता है, वो आदेश दे सकता है। व्यावसायिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋण देते हैं। मतलब ऋण किसको देते हैं, आम आदमी को। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य मुद्रा तथा साख पर नियंत्रण कर देश में स्थिरता लाना है। मतलब अगर बाजार में पैसा ज़्यादा हो गया है तो उसको कंट्रोल करना, या कम पैसा है तो उसको ज़्यादा पूर्ति करना, ये सभी काम केंद्रीय बैंक करेगा। जबकि व्यावसायिक बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ऋण देता है, काम करता है, तो यहाँ मुख्य उद्देश्य इसका लाभ कमाना हो जाएगा। उसके बाद जनता के साथ संबंध, तो केंद्रीय बैंक का जनता के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। मतलब आम आदमी केंद्रीय बैंक से लेन देन नहीं कर सकता है, वो सरकार लेन देन करता है। जबकि व्यावसायिक बैंक से क्या है, तो जनता के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। जितना भी आपको आसपास अपना बैंक नज़र आ रहा है सभी व्यावसायिक बैंक है जिससे आप लेन देन कर सकते हैं। प्रतियोगिता, तो केंद्रीय बैंक किसी भी बैंक के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं करता है, जबकि व्यावसायिक बैंकों में प्रतियोगिता पाई जाती है। व्यावसायिक बैंक जैसे है आईसीआईसीआई बैंक, अब उसका प्रतियोगिता किससे होगा, यूनियन बैंक के साथ। वो कुछ और ग्राहक को लुभाने के लिए दे रहा है कि मेरे पास ग्राहक आए, तो दूसरा जो बैंक है वो कुछ और ऑफर करेगा ग्राहक को। तो इस तरह व्यावसायिक बैंक में प्रतियोगिता चलती है, जबकि केंद्रीय बैंक देश का एकमात्र बैंक होता है, इसीलिए इसका किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं होती है। उसके बाद विदेशी मुद्रा, तो रिजर्व बैंक देश की विदेशी मुद्रा आरक्षण और संरक्षक है, जबकि व्यावसायिक बैंक विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं। सरकार, तो इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, और व्यावसायिक बैंक का सरकार का नियंत्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब प्राइवेट बैंक भी इसमें होता है, तो इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के किन्हीं 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखे। तो हम लोग को शॉर्टकट में याद रखना है क्या, कैसे, किसके लिए, यही 3 समस्या है। अब इसी का यहाँ डिटेल है। तो पहला है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए मतलब क्या हो गया, तो इस समस्या का संबंध विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के बीच चुनाव से है। एक अर्थव्यवस्था में यह निश्चित करना होता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे, जैसे उपभोग वस्तु या पूंजीगत वस्तु, युद्ध की वस्तु या सार्वजनिक वस्तु, शिक्षा पर वह या सैन्य सेवाओं पर वह। तो ये एक समस्या है अर्थव्यवस्था की। दूसरा है वस्तुओं को उत्पादन कैसे करें। कैसे करने का मतलब है किस तकनीक से करें, श्रम प्रधान तकनीक या पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान मतलब हो गया कि आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, पूंजी प्रधान मतलब हो गया मशीन ज़्यादा कर रहा है, तो उसके बीच चुनाव करना पड़ता है, ये भी एक समस्या है। किताबी भाषा में है, इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चुनाव से है। एक अर्थव्यवस्था को यह तय करना होता है कि वह उत्पादन की किस विधि का चुनाव करे, जैसे पूंजीगत तकनीक या फिर श्रम गहन तकनीक। यहाँ तक कि कृषि कार्यों में भी तकनीक के चुनाव की समस्या आती है, विस्तृत खेती करे या गहन खेती करे। एक उत्पादक इसी उत्पादन विधि का चुनाव करता है जिसमें उसे न्यूनतम औसत लागत वहन करना पड़ता है। मतलब जिसमें उसे कम से कम लागत लगे वही तकनीक का वो चुनाव करेगा। तीसरा है उत्पादन किसके लिए करें, यह भी एक समस्या है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, या आय के वितरण पर निर्भर करता है। यदि आप लिखा गया है यहाँ पर हो जाएगा आय। यदि आय समान रूप से विभाजित होगी तो वस्तुएं और सेवाएं भी समान रूप से विभाजित होगी।
निर्णायक सिद्धांत यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार वितरित करें कि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पूर्ति के लोच से आप क्या समझते हैं? तो जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है, लेकिन कितना घटता बढ़ता है उस दर को हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। अब किताबी भाषा में है कि सैमुअल्सन के अनुसार पूर्ति की लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया की मात्रा है। मतलब कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग पूर्ति की लोच कहते हैं। ये पूर्ति का लोच का फॉर्मूला है ES बराबर Q1 माइनस Q। तो Q1 जो Q है, ये जो आप Q देख रहे हैं वो आरंभिक मात्रा हो जाएगा, और Q1 जो है, जैसे मूल्य अगर बढ़ गया उसके बाद फिर पूर्ति में बदलाव आएगा वो Q1 कहलाएगा। तो Q हो गया आरंभिक मात्रा, P हो गया आरंभिक मूल्य, और P1 हो गया जब मूल्य बदलेगा। ठीक है, तो Q1 माइनस Q अगर हम लोग करते हैं तो हमको डेल्टा Q मिलेगा बट्टा Q, और P1 माइनस P करेंगे तो डेल्टा P हो जाएगा। डेल्टा P मतलब हो गया मूल्य में परिवर्तन हुआ, डेल्टा मतलब हो जाएगा यहाँ, डेल्टा मतलब परिवर्तन। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ डबल बट्टा है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो पूर्ति की लोच का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगला है अवसर लागत क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो किसी साधन के अवसर लागत से अभिप्राय उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। मान लीजिए संसाधनों के एक निश्चित सेट के दो प्रयोग है। यदि प्रयोग 1 में उत्पादन का मूल्य 400 रुपये है तथा प्रयोग 2 में उत्पादन का मूल्य 500 रुपये है, तो उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो समान बुद्धि की बात है कि संसाधनों को प्रयोग 2 में लगाया जाएगा। तो यही अवसर लागत है, क्योंकि इसमें क्या है, उत्पादन का मूल्य 500 रुपया हो जाएगा। अगला है संतुलन कीमत क्या है, रेखा चित्र बनाएं। तो संतुलन कीमत मतलब होता है कि जहां पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है वही संतुलन कीमत होता है। अब किताबी भाषा में है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, या जहां क्रेता की खरीद तथा विक्रेताओं की बिक्री एक दूसरे के समान होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मांग का रेखा है, ये पूर्ति का रेखा है, दोनों ई बिंदु पर बराबर है। तो जहाँ ये बराबर होंगे वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा। मूल्य कितना हो गया निर्धारित, OP। यहाँ से यहाँ मूल्य निर्धारित होगा और मांग और पूर्ति हो जाएगा OQ। तो जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में मिल जाएंगे वही संतुलन कीमत भी कहलाएगा। तो बच्चों ये थे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर सेट 3 के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।